आज मैं 3 से 4 टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करूँगा और मेरा उनको डिस्कस करने का मतलब लोगों को एजुकेट करना और उनको गाइड करना दुबई की प्रॉपर्टी के बारे में। कुछ उनमें से मिसकंसेप्शंस लोगों की हो सकती हैं और आई विल बी अज्यूमिंग कि आप लोगों को कुछ नहीं पता। तो उस हिसाब से मैं एक-एक चीज़ डिटेल में बताऊँगा। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी होगी, जस्ट हैंग इट विद मी। और जो पहला पॉइंट मैं डिस्कस करूँगा वो ये है कि व्हाई दुबई? दुबई ही क्यों? और दूसरा पॉइंट उसमें ये होगा कि कुछ लोगों को लगता है कि 2 साल से दुबई की प्रॉपर्टी काफ़ी बूम पे जा रही है, तो अब वो कुछ टाइम के लिए थोड़ा रुकेगी। वो 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद थोड़ा-सा एक वेव नीचे की तरफ आएगी, उसके बारे में बात करेंगे कि आएगी, नहीं आएगी? नहीं आएगी तो क्यों नहीं आएगी? और तीसरा, दुबई में कितनी किस्म की प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हम बाय कर सकते हैं। एक मिसकंसेप्शन ये भी है कि वो कुछ टाइम के लिए हमारे नाम होती है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर चौथा, ट्रांसफ़र प्रोसेस के बारे में बात करेंगे कि हर कैटेगरी में ट्रांसफ़र प्रोसेस कैसे होता है। तो जब सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाई दुबई? दुबई ही क्यों? तो उसके लिए मैं आपसे 3-4 पॉइंट्स उसमें ऐड करूँगा। सबसे पहले है विज़नरी लीडरशिप, कि जब हम यहाँ की लीडरशिप के बारे में बात करते हैं, तो वो एक प्रॉपर प्लान के तहत चल रहे हैं। उनका एक 2040 प्लान है, 2030 प्लान है, 2050 प्लान है। उस 2040 प्लान के तहत वो हर चीज़ को कवर कर रहे हैं। एक 60% ऑफ द दुबई लैंड वो रिज़र्व कर लेंगे फॉर नेचुरल रिसोर्सेज़ और नेचुरल ब्यूटी के लिए, ग्रीनरी के लिए, इन मकसद के लिए 60% ऑफ द लैंड वहाँ से वो उसको रिज़र्व कर लेंगे। फिर दूसरा, वो अपने ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इतना ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, इस लेवल पे लेके जाना चाहते हैं कि 60% ऑफ द रेज़िडेंट्स जो हैं, उनकी 800 डायामीटर्स के रीच में सब कुछ हो। जहाँ भी उन्होंने जाना है, उन्होंने ऑफ़िस जाना है, उन्होंने अपने कॉलेज जाना है, उन्होंने अपने घर जाना है, 800 डायामीटर्स के मैक्सिमम में उनको अपना नेक्स्ट स्टेशन मिल जाए। चाहे वो मेट्रो का है, चाहे वो बस का है, तो उसको वो ईज़ी करना चाहते हैं। फिर उसमें 134% ऑफ इंक्रीज़ इन होटल्स है, जैसे कि टूरिज़्म यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो वो भी इंक्रीज़ करने के लिए। फिर जो सबसे मेन चीज़ है कि वो हमेशा ऑन टॉप रहना चाहते हैं, नंबर 1, सिर्फ़ बुर्ज खलीफा के लिए नहीं, बल्कि स्टडी के लिए, मेडिकल के लिए, इकोनॉमी ग्रोथ के लिए, हर चीज़ के लिए दे वांट टू बी ऑन नंबर टॉप। और वो उसी हिसाब से हर चीज़ में मेहनत कर रहे हैं और अपना वर्क कर रहे हैं और अपने प्लान पे चल रहे हैं। फिर आ जाता है इसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन। अगर हम बात करें कि दुनिया में 8 बिलियन लोग रहते हैं, तो तकरीबन 4 बिलियन लोगों के लिए दुबई 4 टू 5 आवर्स डिस्टेंस अवे है सिर्फ। इसीलिए यहाँ पे हर दूसरी, जो किसी ने अगर अपनी बिज़नेस ग्रो करना है, सारा कुछ करना है, तो वो अपनी नेक्स्ट ब्रांच दुबई में ओपन करते हैं। फिर इसमें आ जाती है हमारे पास सेफ्टी। सेफ्टी के बारे में आपने देखा होगा कि काफ़ी कंटेंट क्रिएटर्स ने, यूट्यूबर्स ने काफ़ी वीडियोस भी बनाई हैं कि कहीं पे लोग अपना कैश रख के चले जाते हैं, कहीं पे लोग गाड़ी खोल के चले जाते हैं, स्टिल नहीं होता। तो ये चीज़ें एग्ज़िस्ट कर रही हैं। जब वरना इतने एक्सपेरिमेंट में से कोई एक तो होता जिसमें कोई ना कोई हैंकी-पैंकी हुई होती, लेकिन ऐसा कोई चक्कर नहीं है। यहाँ पे लोग गाड़ियाँ स्टार्ट करके मॉल्स वगैरह चले जाते हैं, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हर लिहाज से बेहतर है। फिर है स्टेबिलिटी। आपको ये नहीं सुनना पड़ता कि महीने बाद पेट्रोल प्राइसेस ज़्यादा हो गई, आपकी बेसिक नीड्स की जो भी चीज़ें हैं उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाइक अप कर गई, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे जो प्राइसेस हैं स्टेबल रहती हैं फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। फिर है आरओआई और टैक्स फ्री ज़ोन, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। दुबई में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 8 टू 12% तक है और वो वेरी करती है। वो इससे इंक्रीज़ भी हो जाती है और इस प्राइस रेंज के दरमियान भी रहती है, लेकिन इससे कम नहीं होती। उसकी वजह क्या है, ये मैं आगे आपसे डिस्कस करूँगा। और जैसे मैं एग्ज़ाम्पल आपको दे दूँ, 1 साल पहले डमैक लगून्स में विलाज़ लॉन्च हुए थे। उनकी प्राइस 1.7 टू 1.8 मिलियन के अराउंड में थी और 1 साल के अंदर वो डमैक लगून के विलाज़ 2.8 मिलियन के प्राइस पे हैं। और जब टैक्स फ्री ज़ोन की बात करें, तो अगर आपने 1 मिलियन की चीज़ ली और आपने 2 मिलियन की बेची है, यू वोंट हैव टू पे एनी टैक्स फॉर दैट। और जितनी भी मैं ये बात करूँ, 1 मिलियन, 2 मिलियन, जो भी मेरे फिगर्स होंगे वो दिरहम्स में होंगे। उसकी वजह ये, करेंसी, अगर मैं किसी भी करेंसी में स्पेसिफिकली बात करूँ मज़ीद, तो वो करेंसी रेट चेंज होता रहता है, ऊपर-नीचे होता रहता है, तो आप लोगों को कल को कैलकुलेट करने में आसानी होगी। और फिर
अब मैं बात करूंगा, ये तो था कि भाई दुबई दुबई की कुछ 4-5 ऐसी चीज़ें जो आपने पहले भी सुनी होंगी, नज़र से गुजरी होंगी, लेकिन सिर्फ एक गो थ्रू किया है जिन लोगों को आइडिया नहीं है, किसी एक पॉइंट का आइडिया दूसरे का नहीं है। जिसमें से एक वजह ये भी बहुत मेन है कि अक्सर कंट्रीज ऐसी हैं जिसके दूसरी कंट्रीज के साथ कोई ना कोई डिस्प्यूट है। दुबई वाहिद ऐसी कंट्री है जिसका किसी के साथ कोई डिस्प्यूट नहीं है। फिर मैं अब आपसे डिस्कस करूंगा कि जो दूसरा पॉइंट था हमारा, कि लोगों को अक्सर लगता है कि अभी ये 2 साल हो गए हैं, इसको टाइम हो गया, बिग डिप आएगा, महीने तक आएगा, 2 महीने तक आएगा। मेरी नज़र में, एज पर माई नॉलेज, जितनी मैंने स्टडी देखी है या देख रहा हूँ या की है, उसके मुताबिक आगे काफ़ी टाइम तक यहाँ पे कोई डिप नहीं आएगा। क्या वजह है? डिप आने की कुछ वजूहत होती हैं। वजूहत ये है कि अगर कोई भी इन्वेस्टर है, उसने पैसे इन्वेस्ट करने हैं, उसको कोई और अपॉर्चुनिटी नज़र आएगी तो वो करेगा। और अपॉर्चुनिटी क्या है हमारे पास इन्वेस्ट करने में? करंटली यहाँ पे ये सूरत हाल है, जर्मनी, लंदन, अमेरिका, जितनी जितनी बड़ी कंट्रीज़ हैं, उन सब के लोग यहाँ पे पैसा इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये नहीं कि हमारे रिटर्न्स नहीं है, रिटर्न्स वहाँ भी हैं, लेकिन जब उनको अपने उस प्रॉफिट पे गवर्नमेंट को इतना ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है, तो वो फिर वहाँ से लोग भागते हैं, उनका प्रॉफिट मार्जिन श्रिंक कर जाता है। यहाँ पे टैक्स फ्री जोन है, कोई आपको जितना प्रॉफिट है सारा आपका है, इसलिए लोग शिफ्ट कर रहे हैं। तो जब ना तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने फॉरेन पॉलिसीज चेंज कर देंगी, ना तो फॉरेन ही ऐसे है कि 6-7 महीने में वो अपना कोई टैक्स खत्म कर देंगे, ऐसा कहीं भी नहीं है। फिर दूसरा, जितना यहाँ पे जो ग्रोथ हो रही है, सेफ्टी हो रही है, कम्युनिटी बढ़ रही है, एक तो वो अचानक से स्टॉप नहीं होगी। फिर दूसरी ये चीज़ है कि दुबई एक प्रॉपर सेल वो एक गैप लेके चल रहा है, अपनी सप्लाई डिमांड का गैप लेके चल रहा है। जैसे एक मैं आपको शुरू से बताता हूँ, जैसे जब पहले कोई डेवलपर अपना प्रोजेक्ट दुबई लैंड डिपार्टमेंट को अप्रूवल के लिए देता था, तो वो अराउंड 3 to 4 मंथ्स में क्लियर हो जाता था। फिर वो उसके बाद अपने प्रोजेक्ट की मार्केट करने लग जाते थे, बेचने लग जाते थे। तो अब डेवलपर्स को प्रोजेक्ट अपना अप्रूव करवाने में अराउंड 7 to 9 मंथ्स का पीरियड आ रहा है। उसकी वजह ये है कि दुबई लैंड डिपार्टमेंट ही प्रोजेक्ट्स रोक रोक के अप्रूव कर रहा है, ताकि हमारा सप्लाई डिमांड का जो गैप है वो फुलफिल्ड रहे। एक तो ये दुबई लैंड डिपार्टमेंट कर रहा है। दूसरा, उसके बाद जब डेवलपर का प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाता है और वो पूरा टावर लॉन्च करता है, तो वो पूरा अगर 20 फ्लोर्स हैं तो सिर्फ 5 फ्लोर्स लॉन्च करता है। 5 फ्लोर्स 6 महीने बाद करता है, कुछ महीने बाद लॉन्च करता है वो। हालांकि डिमांड, अगर वो पूरा 20 फ्लोर्स अपने लॉन्च कर दे, वो फॉरन बिक जाए, तो लेकिन वो आराम आराम से करके लॉन्च करता है। अगर 5 फ्लोर उसने 1 मिलियन के प्राइस ब्रैकेट पे लॉन्च किए हैं, वो अगले 5 फ्लोर्स 1.2 पे, 1.3 पे, 1.5 के प्राइस ब्रैकेट पे लॉन्च करेगा। उसके बाद वो उससे ज़्यादा पे लॉन्च करेगा, मीनवाइल कंस्ट्रक्शन करता जाता है। तो इस तरह करके रोक रोक के लॉन्च कर रहे हैं प्रोसेस। फिर जहाँ तक हम आ जाएँ दूसरी, अगर हम बात करें रेंटल वैल्यूज़ और बेसिक प्राइसेस पे जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, वो भी बढ़ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे फुटप्रिंट बढ़ता जा रहा है। हम स्टैट्स भी देखते हैं कि कभी पाकिस्तान, कभी इंडिया, कभी दूसरी कंट्री के इन्वेस्टर्स टॉप 3 टॉप 5 नंबर्स में दुबई में रह रहे हैं मुसलसल। और इसी वजह से मार्केट यहाँ पे नीचे नहीं आएगी। और बाकी जो है, दुबई में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा है। अब अगर ये बात हम कर ही रहे हैं, तो वो जो ये जो सिक्योरिटी दुबई दे रहा है, तो मैं कंप्लीट करता जाऊँ बात कि बाकी जगह पे वो चीज़ कैसे नहीं मिलती। दुबई में जब भी आप प्रॉपर्टी लेते हैं, ऑफ प्लान प्रॉपर्टी, मैं बताता हूँ मजीद आगे ऑफ प्लान क्या होता है। तो वो दुबई लैंड डिपार्टमेंट अपने अकाउंट में पैसे लेके आगे देता है, तो हमेशा आपको एक सिक्योरिटी सेफ्टी रहती है। इसी तरह जब आप अपने नाम प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं, तब भी दुबई लैंड डिपार्टमेंट हर चीज़ में इन्वॉल्व है। यहाँ पे जो डॉक्यूमेंटेशन है किसी भी प्रॉपर्टी की, उसके अलावा हो ही नहीं सकती। तो इसलिए सबसे ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर इसीलिए हर चीज़ है कि दुबई लैंड डिपार्टमेंट हर चीज़ को ओन करता है, उसी के थ्रू प्रोसेसिंग होती है, देयर इज़ नो वे एल्स। फिर अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ पे, कि कितनी किस्म की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे होती हैं। एक तो कमर्शियल प्रॉपर्टी है, और दूसरा है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की बात करें तो उसमें 2 टाइप्स होती हैं, एक है ऑफ प्लान और एक है रेडी प्रॉपर्टी। ऑफ प्लान हम उसे कहते हैं जिसकी यहाँ तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होनी होती है, यहाँ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी होती है। फिर आती है दूसरी रेडी प्रॉपर्टी। रेडी प्रॉपर्टी वो है
जो रेडी टू मूव इन होती है, आप बाय करें और रहने लग जाएं या रेंट पे देने लग जाएं। उसमें हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स होती हैं? उसमें हमारे पास सबसे पहले अपार्टमेंट्स आते हैं, स्टूडियो अपार्टमेंट आता है, फिर 1 बेड से लेकर 6 बेड अपार्टमेंट्स आते हैं, पेंट हाउसेज आते हैं, फिर हमारे पास उसमें टाउन हाउसेज और विलाज आते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये डिफरेंस क्लियर कर दूं कि टाउन हाउस और विला का क्या डिफरेंस होता है। फिर विला में भी टाउन हाउस में भी दो टाइप्स होती हैं, विला और सॉरी यहाँ से कट हो जाए, विला में भी दो टाइप्स होती हैं, सेमी डीटैच्ड विला एंड अ विला। टाउन हाउस वो होता है और विला में फ़र्क जो बेसिक डिफरेंस है कि टाउन हाउस की अपनी पूरी एक बाउंड्री होती है, उसकी जो बाउंड्री होती है वो किसी के साथ अटैच्ड या नहीं होती। जो एक विला होता है उसकी और दूसरे घर की जो बाउंड्री होती है, वो बाउंड्री वॉल होती है, वो कॉमन होती है, उनकी एक सेम बाउंड्री वॉल होती है। उसके ऊपर इस साइड पे एक विला होता है, एक विला इस साइड पे होता है, इस तरह करके वो विला कम्युनिटी चलती जाती है। जो टाउन हाउस होता है उसकी ये वॉल है, फिर दूसरे घर की अलग एक वॉल है, एक वॉल के ऊपर दोनों कंस्ट्रक्शंस नहीं हुई होती। जो सेमी डीटैच्ड विला होता है उसमें फ़र्क ये होता है कि उसकी एक साइड जो होती है वो अटैच होती है, मतलब साथ वाले घर और उसकी कॉमन वॉल है, और एक साइड पे उसकी अपनी बाउंड्री है, उसको हम सेमी डीटैच्ड विला कहते हैं। तो ये टाउन हाउस और विला में फ़र्क हो गया। अब हम आ जाते हैं इनके ट्रांसफ़र प्रोसेस पे, कि अगर हम ऑफ प्लान प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं। पहले एक और चीज़ मैं ट्रांसफ़र प्रोसेस से पहले बता दूं कि ऑफ प्लान प्रॉपर्टी में अक्सर आप सुनेंगे कि आपको सुनना पड़ता है 50-50 पेमेंट प्लान, 60-40 पेमेंट प्लान, 70-30 पेमेंट प्लान। ये बेसिकली होता क्या है? जो पहला लफ्ज़ आप सुनते हैं, मिसाल है 60-40 हम ले लेते हैं। 60% का मतलब होता है कि 60% पेमेंट आपने अपने हैंडओवर से पहले देनी है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। अगर आपने जो भी एक टावर में अपार्टमेंट अपना बुक किया है, तो वो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन 60% पेमेंट आपने देनी है 2 से 3 सालों में। बाकी जो 40% पेमेंट है आपने उसको तब देनी है जब वो यूनिट आपको कंप्लीट हो जाएगा, आपका अपार्टमेंट कंप्लीट हो जाएगा, आपको चाबी मिल जाएंगी, तब आपने वो अपनी 40% पेमेंट अपने डेवलपर को पे करनी है। इसमें दो प्रोसीजर्स होते हैं। एक तो हम इसको कहते हैं कि 60-40 पेमेंट प्लान में 40% जो पेमेंट है वो ऑन हैंड ओवर है, कि वो कंप्लीट हो गया और आपने इकट्ठे 40% पेमेंट दे दी। फिर दूसरा इसमें ये होता है कि पोस्ट हैंड ओवर प्लान हम कहते हैं, कि जो 40% पेमेंट है आपने वो भी अपने अपार्टमेंट हैंड ओवर होने के बाद इंस्टॉलमेंट्स में देनी है, 2 से 3 साल की। वो जो भी टाइम फ्रेम सेट होता है उसमें दे सकते हैं। ऑन हैंड ओवर का मतलब जिस दिन आपको अपार्टमेंट की कीज दी आपने मुकम्मल पेमेंट दे दी रिमेनिंग अपनी। और पोस्ट हैंड ओवर का मतलब ये होता है कि जो रिमेनिंग पेमेंट है वो भी हैंड ओवर होने के बाद आपने इंस्टॉलमेंट्स में देनी है। ये हो गया हमारा ऑफ प्लान। अब आ जाते हैं ऑफ प्लान के ट्रांसफर प्रोसेस पे। ऑफ प्लान के ट्रांसफर प्रोसेस में सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में बायर की पासपोर्ट कॉपी रिक्वायर्ड होती है एंड दैट्स इट। उसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, चाहे वो विद इन दुबई है, आउट ऑफ ओवरसीज़ है, जहाँ से भी है उसकी पासपोर्ट की कॉपी चाहिए होती है। प्रोसेस इसको ये होता है कि जो इनिशियली तौर पर 10% पेमेंट जो बायर है वो डेवलपर के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है। जब वो पेमेंट ट्रांसफ़र हो जाती है तो उसके बाद वो 1 महीने के टाइम के अंदर यूजुअली उसको 10% मज़ीद पेमेंट देनी होती है उसी डेवलपर के अकाउंट में, और 4% डीएलडी दुबई लैंड डिपार्टमेंट के पैसे जमा करवाने होते हैं। जब ये 24% पेमेंट कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद एक एसपीए बनता है जिसको हम कहते हैं सेल परचेज एग्रीमेंट। सेल परचेज एग्रीमेंट के दो कॉपीज होती हैं। एक कॉपीज बायर बायर साइन करके डेवलपर को देता है, फिर डेवलपर उस पर अपने साइन वगैरह करके बायर को वापस दे देता है। एक बायर के पास रहती है, एक डेवलपर के पास रहती है। फिर टाइम बाय टाइम जैसे जैसे जो पेमेंट प्लान होता है वो बायर उसको फॉलो करता रहता है, और उसके बाद वो अपनी उसके साथ जब उसकी 100% पेमेंट कंप्लीट हो जाती है फिर एक टाइटल डीड उसको बायर को मिल जाती है। मीनवाइल मीनवाइल ऐसे भी कुछ डिफरेंट डेवलपर्स की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। इसी पॉइंट को मजीद आपको कंक्लूड कर दूं कि कुछ डेवलपर्स हैं जो पेमेंट्स के डिफरेंट मोड्स एक्सेप्ट करते हैं, कुछ नहीं करते। कुछ कैश एक्सेप्ट करते हैं, कुछ नहीं करते। कुछ बिटकॉइन करते हैं, कुछ नहीं करते। कुछ सिर्फ चेक पे काम करते हैं। तो डिफरेंट डेवलपर्स की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। लाइकवाइज रीसेलिंग के बारे में भी
आपको बता दूं कि जब आप रीसेल करना होता है तो वो भी हर डेवलपर की एक डिफरेंट स्लैब है कि 40% पेमेंट पे आप कर सकते हैं, आप 30% पे कर सकते हैं, 50% पेमेंट एटलीस्ट आपकी कंप्लीट हो तो आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ें भी मेक श्योर किया करें। और जब फिर हम आ जाते हैं, दिस इज ऑल विद द ट्रांसफर प्रोसेस ऑफ ऑफ प्लान। अब रेडी प्रॉपर्टी, अगर आप कोई भी रेडी प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं दुबई में, वेदर इट्स अपार्टमेंट, इट्स टाउन हाउस और विला, हर किसी का प्रोसेस सेम होता है। तो सबसे पहले जो एजेंट होता है वो फॉर्म एफ क्रिएट करता है, फॉर्म ए क्रिएट करता है। जो फॉर्म ए होता है वो सेलर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है कि मैं आपकी प्रॉपर्टी को सेल करना चाहता हूँ, उसमें एक एक चीज़ सारी मेंशन होती है, रेट भी, उसकी प्रॉपर्टी की डिटेल्स भी, सारा कुछ। और फिर एक फॉर्म बी तैयार होता है जिसमें फॉर्म बी इज़ फॉर द बायर। बायर की उसमें सारी डिटेल्स बायर के साथ मेंशन होती हैं, रेट की, पेमेंट की, और एक एक चीज़ की, और प्रॉपर्टी की डिटेल्स भी सारी उसमें मेंशन होती हैं। फॉर्म बी के बाद फॉर्म एफ क्रिएट किया जाता है। फॉर्म एफ इज बिटवीन द सेलर एंड बायर, उन दोनों के दरमियान रेट और मोड ऑफ पेमेंट और एक एक चीज़ सारी तय कर ली जाती है। जब ये दोनों चीज़ें तय कर देते हैं तो फिर जो बायर है वो 10% का चेक उसने ऑलरेडी एजेंट को दिया होता है, एज एन सिक्योरिटी चेक होता है। उसको एजेंट या एजेंट कैश नहीं करवाता, वो सिर्फ डील प्रोसेस होने के बाद, ट्रांसफर होने के बाद उसको रिटर्न कर दिया जाता है। तो जब वो फॉर्म एफ हो जाता है उसके बाद एजेंट डेवलप जिस भी जो भी आज जहाँ भी आपने प्रॉपर्टी ली है उसके डेवलपर को एक एनओसी के लिए अप्लाई कर देता है। एनओसी बेसिकली मेक श्योर करती है कि सारे ड्यूज क्लियर हैं नहीं हैं। तो जब वो एनओसी आ जाती है तो उसके बाद फिर 4% डीएलडी फीस पे करते हैं दुबई दुबई लैंड डिपार्टमेंट की, और एक सेट डेट पे ट्रांसफर पे दुबई लैंड डिपार्टमेंट चले जाते हैं। वहाँ जाके भी सारा कुछ दुबई में डिजिटली होता है। फिजिकल साइंस वगैरह, आपको एक ईमेल आ जाती है, उस पर एक ओटीपी आ जाता है, एक आपके फ़ोन नंबर पे ओटीपी आ जाता है, और दैट्स इट। जब हम बैंकिंग से भी अपनी पेमेंट्स ट्रांसफर करते हैं, जितनी मर्जी आप हैवी अमाउंट्स करें, ओटीपी आपको आता है और एवरीथिंग इज डन। दैट इज कंसिडर्ड सिग्नेचर। तो लाइकवाइज यहाँ पे भी ऐसा ही है, आपके उस ओटीपी को आपका सिग्नेचर कंसिडर किया जाता है और प्रॉपर्टी इज ट्रांजेक्टेड। अब इसमें एक सीन ये है कि अगर आपका जो बायर है वो दुबई में मौजूद नहीं है सेकेंडरी प्रॉपर्टी के लिए, तो फिर वो एक पावर ऑफ अटर्नी देता है अपने किसी भी ट्रस्टवर्दी बंदे को, और उसके भी यहाँ पे फिर वो यहाँ पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर ले लेता है। स्टिल अगेन नो वरीज। और अगर तो उसी के फौरन बाद भी टाइटल डीड वगैरह बन जाती है और वो प्रॉपर्टी विद इन 24 आवर्स अगले के नाम हो जाती है। दैट्स इट। अगर कोई पॉइंट मिस कर दिया हो तो डू लेट मी नो।